क्या आप सोच सकते हैं कि जिस बस में आप रोज सफ़र करते हैं, वही बस एक रात किसी का कत्ल खाना बन सकती है? पर्दे गिरे हुए, लाइट बंद और अंदर चल रहा था एक खूनी खेल जिसकी कल्पना भी रूह कँपा दे। यह कहानी नोएडा की उस प्रीति यादव की है, जिसका सिर्फ इतना ही गुनाह था कि उसने एक गलत इंसान से वफ़ा की उम्मीद की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो सुनाने जा रहे हैं, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान भला ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है, कैसे किसी को इतनी बेरहमी बेदर्दी से हत्या कर सकता है। कहानी शुरू होती है 6 नवंबर 2025, नोएडा सेक्टर 108। सुबह का समय होता है, लोग सड़क से गुजर रहे होते हैं। सड़क के आसपास देखते हैं कि बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं और नाले के पास से एक भयानक बदबू आ रही है। तभी कुछ लोग नाले के पास जाते हैं और नाले के पास जैसे ही जाते हैं तो लोगों का होश उड़ जाता है और कुछ लोगों तो बेहोश हो जाते हैं उस नाले के भयानक बदबू से। किसी तरह हिम्मत करके नाले के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक बिना सर के डेड बॉडी उस नाले में पड़ा हुआ है। तभी लोग तुरंत पुलिस को बुलाती है और पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। वहां पहुंचकर उस डेड बॉडी को नाले से बाहर निकालती है। उस निकला हुआ डेड बॉडी को देखकर लोगों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। एक ऐसी लाश जिसका सिर्फ धड़ होता है, न ही उसका सिर होता है, हाथ पैर कुछ भी अंग नहीं होता है, केवल धड़ ही धड़ दिखाई देता है। पुलिस परेशान हो जाता है कि इस डेड बॉडी का बाकी हिस्सा है तो है कहाँ और किसने इसका इतनी बेरहमी से हत्या किया होगा। तभी पुलिस एक सर्च ऑपरेशन चलाती है और अपने कर्मचारी और हेल्पर की सहायता से लाश के बाकी हिस्सों का ढूंढने का प्रयास करती है, ताकि आसानी से पता लगाया जा सके कि आखिर लाश है तो है किसका। लेकिन एक बात तो तय थी, ऐसी घिनौनी करतूत करने वाला आदमी नहीं चाहता था कि उसकी घिनौनी हरकत किसी के सामने आए। ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले, हत्या करने वाले आदमी ये नहीं चाहता होगा कि उसकी करतूत किसी के सामने आए। लेकिन वह एक बात भूल गया कि अपराधी कितना ही साथी क्यों न हो, उसका अपराध एक न एक दिन तो सामने आ ही जाता है। 2 दिन बाद 8 नवंबर 2025, गाजियाबाद और नोएडा सेक्टर के बीच एक जगह होती है जहां पर कचरा फेंका जाता है और नाला उसी के पास से बहती है। वहीं पर कूड़ा भी फेंका जाता है। वहां पे कूड़ा जहां फेंका जाता है उसी के पास कुत्ते को कुछ मानव अवशेष को नोच-नोच कर खाते हुए देखा जाता है। तभी लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है और पुलिस वहां पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को कपड़े के अंदर लिपटे हुए मानव की हड्डियां मिलती है, जैसे हाथ, पैर, उंगली। अच्छे से खोजबीन करने के बाद उसमें एक उंगली की बिछुआ मिलता है। इससे पुलिस को तो एक बात साफ हो जाती है कि ये लाश किसी महिला की ही है, जिसकी लगभग उम्र 35 से 40 वर्ष होगी। अभी तक तो ये पता चल जाता है कि ये लाश किसी महिला का है, लेकिन उससे बड़ी एक और चुनौती होती है कि कैसे पता लगाया जाए कि किसकी लाश है। उस इलाके की हर गली सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। लगभग 5000 से भी ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। साथ ही यह पता लगाया जाता है कि किसी महिला की गुम होने की रिपोर्ट तो कहीं दर्ज नहीं कराया गया है। 5000 से ज़्यादा फुटेज खंगालने के बाद उस फुटेज में एक बस होती है नीली कलर की। उस बस पे पुलिस को शक होती है। पुलिस को उस बस पे शक होने के बाद उस बस का नंबर निकाला जाता है और पता किया जाता है कि यह बस आखिर है तो किसके नाम पे और इसे कौन चला रहा है। जब बस की सारी जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह बस किसी सेवा संस्थान के लिए चलाया जाता है और बस को चलाने वाला का नाम मोनू होता है। पहली बार किसी शख्स का नाम आता है जिसका नाम मोनू होता है। मोनू के बारे में जानकारी निकाली जाती है। जब जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि मोनू एक शादीशुदा आदमी है। उसके एक बेटी और माँ है जो कि नोएडा में ही रहती है। मोनू अपने परिवार के साथ नोएडा में ही रहता है।
और छानबीन कुछ करने के बाद पता चलता है कि मोनू की एक महिला मित्र होती है जिसका नाम प्रीति यादव होता है। पुलिस प्रीति यादव के बारे में जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि प्रीति यादव 2 बच्चे हैं उसके पास और प्रीति यादव की उम्र लगभग 34 वर्ष की है। प्रीति यादव अपने पति से अलग होकर के रहती है और उसका पति उससे उम्र में काफी बड़ा है। सबसे पहले पुलिस प्रीति यादव के पति के घर पहुंचती है। उसके पति से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसके पति से प्रीति यादव को 2-3 दिन से बात नहीं हुई है। जब बिछुआ को उसके पति को दिखाया जाता है तो उसके पति पहचान जाते हैं कि यह बिछुआ प्रीति यादव के है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब के लिए डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। रिपोर्ट आ जाने के बाद यह साफ हो जाता है कि यह डेड बॉडी प्रीति यादव की है। अब सवाल ये उठती है कि प्रीति यादव की कत्ल किसने किया, इसका मोनू के साथ क्या संबंध है, और जो भी हो कातिल, अब सवाल ये उठती है कि प्रीति यादव का कत्ल किसने किया, इसका मोनू के साथ क्या संबंध है, और जो भी कातिल है वह किस तरह से प्रीति यादव का कत्ल ही नहीं किया बल्कि उसके हाथ काटे, पैर काटे और तो और उसके सर भी काटे, उसकी सारी हड्डियों को चूर चूर कर दिया ताकि उसका फिंगरप्रिंट भी काम नहीं कर सके। इस मामले में मोनू और प्रीति यादव के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि प्रीति यादव मोनू की मां की सहेली होती है और दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। मोनू कभी कभी मां से मिलने उस फैक्ट्री में जाया करता था। वहीं पे मोनू की मुलाकात प्रीति यादव से होती है। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब भी प्रीति यादव काम के लिए जाती है तो पहले मोनू के घर जाती थी और मोनू से मिलने के बाद काम करने जाती थी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं और रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब पुलिस मोनू को हिरासत में लेता है और सारी सच्चाई मोनू से उगलवाता है तो मोनू कुछ ऐसा सच्चाई उगलता है जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति इतना नीचे कैसे गिर सकता है और ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। पुलिस को मोनू बताता है कि प्रीति यादव उसकी मां की सहेली थी और उसके मां के साथ ही काम करती थी। जब भी काम करने जाती तो मोनू मिलने के बाद ही काम करने जाती। मोनू बताता है कि प्रीति यादव धीरे धीरे उस पर दबाव बनाने लगी। प्रीति यादव मोनू को कहती अपने पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर ले और उसी के साथ रहे। मोनू अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था और शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी प्रीति यादव मोनू यादव को एक दिन बोलती है कि तू मुझे रखैल की तरह रखता है और मुझसे शादी नहीं करता है तो मैं भी एक दिन तुम्हारी छोटी बेटी को बिगाड़ दूंगा और उसे भी रखैल बना दूंगा। यह बात सुनकर मोनू को बहुत बुरा लगता है और मन ही मन ठान लेता है कि इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोनू उससे तंग आ चुका था। तभी मोनू अपने रास्ते से हटाने का फैसला बनाता है। 5 नवंबर शाम 5 बजे मोनू प्रीति यादव को शाम 5 बजे घूमने के लिए बुलाता है और प्रीति यादव उसके साथ घूमने के लिए जाती है। मोनू पहले से ही पूरी प्लानिंग बना के आया था कि आज प्रीति यादव की हत्या करना ही है। उसने एक दुकान पे ले जाता है और मैगी खिलाता है, नाश्ते कराता है। उसके बाद बस में बैठाता है और बस को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बस को खड़ा कर देता है। मोनू बस में पहले से ही एक धारदार गरासा रखे हुए रहता है और गरासा निकालता है। उसके बाद प्रीति यादव का सर गला काट देता है। मोनू ऐसा हैवान बन जाता है कि उसने एक एक अंग को काटने लगता है। पहले पैर, हाथ, उंगलियां, गर्दन सभी को काट देता है। मोनू हत्या करने के बाद लाश को लेकर 25 किलोमीटर तक बस में घुमाते रहता है और एक असलम एरिया में जाता है। सबसे पहले मोनू सर को निकालता है और उससे चद्दर में लपेटकर फिर सर
बस के नीचे रखकर उस पे चक्के चढ़ाकर कुचल देता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार सर को उस चक्के से कुचलता है और कुचलने के बाद उस सर को नाले में फेंक देता है। बाकी के हिस्से को बाकी के हिस्से के साथ ऐसे ही करता है, बारी बारी से चक्के चढ़ाकर उस हिस्से को पीस देता है। हाथ के उंगली, पैर, अंगूठे सबको चक्के चढ़ाकर बारी बारी से पीस कर फेंक देता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद बस को डिपो में लाकर खड़े कर देता है। लगभग 4 से 5 बार बस को अच्छी तरह से एक एक कोने के हिस्से को अच्छी तरह से साफ सफाई करता है, ताकि कुछ भी निशान न रह जाए और किसी तरह का सबूत न रह पाए। बस को डिपो में लगाने के बाद हथियार और कपड़े को रेलवे ट्रैक के पास फेंक देता है और अपने घर आकर बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। अब इधर पूरी कहानी पुलिस को समझ में आती है। मोनू से पूछती है कि तुमने जो ये प्लान बनाया, ये प्लान पहले से बनाया था? तो मोनू जवाब देता है कि नहीं सर, जब उसने मेरी बच्ची के बारे में ऐसी गंदी बात कही तभी मैंने सोचा था कि इसे रास्ते से हटा ही दूंगा। फिलहाल जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, इससे पूरे मामले को खोला गया। 5000 सीसीटीवी फुटेज देखे गए। बस की फोरेंसिक टीम ने जांच किया, सारे सबूत मोनू के खिलाफ पाया गया। इसी आधार पर अब अदालत में फैसला चलेगा और मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, प्रीति यादव की ये कहानी हमें सिखाती है कि सतर्कता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। अगर आपको हमारी यह कोशिश और इस केस की जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जागरूक रह सके। ऐसे ही सच्ची घटनाओं और उनकी तहकीकात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।